Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 23rd of December 2025. 23 दिसंबर 2025 का पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को। अगर आप लाइक करेंगे तो थोड़ा सा मेरे को भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको ये कंटेंट मैं और अच्छे से प्रोवाइड कर पाऊंगा दूसरी चीज़ों के लिए भी, ठीक है ना। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। पहले कुछ क्वेश्चंस, जो 2 क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैं प्रीलिम्स के लिए ले रहा हूँ। पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि नीचे 3 चीजें लिखी, इनमें से कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। फर्स्ट इज टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। सेकंड है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। एंड थर्ड है टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली एंड रेगुलरली। तो आपको बताना है कि इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी आती हैं। ऑप्शंस आर 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1 2 3। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। आप आई होप आंसर करेंगे। मैं एंड में, वीडियो के एंड में ये आंसर्स भी आपको बताऊंगा, बट आप इसको अटेम्प्ट अपनी तरफ से करिए। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखिए और कितने सही थे फिर लास्ट में बताइएगा। दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। पहला है हाला गाथा सप्तसती, कौटिल्य अर्थशास्त्र, बाणभट्ट हर्षचरित। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो ये राइटर्स हैं, बुक लिखी हुई उनके आगे। तो आपको बताना है कि करेक्टली कौन कौन से मैच्ड हैं। 1 2 2 3, 1 3 एंड 1 2 3। आसान सवाल है, एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है। ये 2 सवाल आई होप आप अटेम्प्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा, मैं आपको आंसर करेक्टली बता दूंगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। पहली न्यूज़ है, इंडिया एंड न्यूजीलैंड कॉन्क्लूड द ट्रेड टॉक। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ट्रेड टॉक यानी कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत जो है वो चालू हुई है। एंड आई थिंक 2026 के फर्स्ट हाफ तक ये एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। दिस इज एज पर द टॉक्स, है ना। एंड दिस प्रपोज्ड डील विल गिव ड्यूटी फ्री एक्सेस टू अ रेंज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड इंक्लूड्स एन एफडीआई कमिटमेंट ऑफ $20 बिलियन ओवर 15 ईयर्स। तो एफडीआई कमिटमेंट की भी बात है इसमें, मतलब कि न्यूजीलैंड लगभग $20 बिलियन 15 सालों में आएगा, एफडीआई लेकर के आएगा। एंड डोमेस्टिक गुड्स के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस भी मिल गया है न्यूजीलैंड में। इसके अलावा न्यूजीलैंड को क्या क्या मिलेगा, देखो, ड्यूटी फ्री एक्सेस टू गुड्स सच एज शीप, मीट, ऊल, coal and over 95% of forestry and wood articles. Duty concessions on items such as kiwi fruit, wine, seafood, cherries, avocado, persimmons and infant formula, manuka honey, milk, albumins. नो कंसेशन इन द डेयरी सेक्टर। लेकिन कोई डेयरी सेक्टर में कंसेशन नहीं मिला है न्यूजीलैंड को। एंड इंडियन प्रोफेशनल्स इन स्किल्ड ऑक्यूपेशन टू गेट टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा पाथवे एंड स्टे अप टू 3 ईयर्स। तो न्यूजीलैंड में 3 साल तक के स्टे के लिए इंडियन प्रोफेशनल्स और जो स्किल्ड ऑक्यूपेशंस हैं उसके लिए 3 साल की एंट्री भी मिलेगी वीज़ा के थ्रू। एंड आई थिंक इसकी लिमिट रखी गई है 1 साल में 5,000। तो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज देयर, है ना। तो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड द डील इज एक्सपेक्टेड टू बी साइंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 एंड एम्स एट डबलिंग द बायलैटरल ट्रेड टू $5 बिलियन इन 5 ईयर्स। तो 5 साल में डबल करना चाहते हैं बायलैटरल ट्रेड को टू $5 बिलियन इन 5 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। न्यूजीलैंड का मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ। कल मैंने एक चीज़ गलत बोली थी, आई डोंट नो क्या वो मैंने क्यों बोली, कैसे बोली, लेकिन बांग्लादेश का बॉर्डर मैंने बोला था नेपाल। नेपाल इज़ नॉट अ बॉर्डरिंग कंट्री, तो उसको आप रिमूव कर दीजिएगा अपने नॉलेज से भी। बांग्लादेश की बॉर्डरिंग कंट्री में केवल इंडिया और आपका म्यांमार आएगा, ठीक है ना। नेपाल विल नॉट बी देयर। आज हम थोड़ा सा पहले एक बार न्यूजीलैंड का मैप देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे न्यूजीलैंड का मैप, इट्स वेरी क्लोज टू द ऑस्ट्रेलिया पार्ट, ऑस्ट्रेलिया के नीचे आता है। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का देख लेते हैं, तस्मान सी भी आता है वहीं पे। तो ये न्यूजीलैंड आपको दिख रहा होगा। इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस। अगर आप इसको नॉर्थ से देखना शुरू करो तो सबसे ऊपर आपको ऑकलैंड दिखेगा, है ना। ऑकलैंड का वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। कभी आप न्यूजीलैंड जाएँ तो ऑकलैंड तक ही जाती है फ्लाइट्स। देन तौरंगा, हैमिल्टन भी है यहाँ पे, तौरंगा भी है ना। तो कुछ जगहें दिख रही हैं आपको। देन इस नीचे आपको वेलिंगटन दिखेगा। इसके बाद आप नीचे आओगे तो वेलिंगटन, देन क्राइस्ट चर्च एंड देन ड्यूनेडिन है, स्टुअर्ट आइलैंड है। तो कुछ जगहें याद रखेगा, क्राइस्ट चर्च, वेलिंगटन, ड्यूनेडिन, स्टुअर्ट आइलैंड। सदर्न एल्प्स जो हैं वो आपके न्यूजीलैंड में। अगर आपसे कहीं कोई पूछे ना कि सदर्न एल्प्स कहाँ पर है, तो दे आर इन द न्यूजीलैंड, है ना। सदर्न एल्प्स कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो दिखे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन, जैसे माउंट कुक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना।
लेक वाकातीपू आपको दिख रही होगी, लेक ते अनाऊ दिख रही होगी, वाकातीपू एंड ते अनाऊ, तो ये दोनों याद रखेगा। फूवो स्ट्रेट भी दिख रहा होगा, देखो फूवो स्ट्रेट, दिस इज इन न्यूजीलैंड पार्ट, जो स्टुअर्ट आइलैंड है उसको डिवाइड करता है फूवो स्ट्रेट, तो वो भी आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा कुछ अगर और पार्ट है तो ऊपर ग्रेट बैरियर आइलैंड है, ग्रेट बैरियर आइलैंड है, हौराकी गल्फ है, बे ऑफ प्लेंटी है। तो अगर आपसे कोई पूछे बे ऑफ प्लेंटी, तो देखो ये भी ऊपर वहीं पे तौरंगा के पास वाले रीजन में आ रही है। ग्रेट बैरियर आइलैंड आ रहा है, इसके नीचे हौराकी गल्फ आ रही है ना, तो ये सब न्यूजीलैंड के पास है, इनको लोकेशन से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ द न्यूजीलैंड इज डिवाइडेड। नॉर्थ न्यूजीलैंड नॉर्थ आइलैंड और सदर्न आइलैंड में है, और नॉर्थ आइलैंड वाले पार्ट में आपका ऑकलैंड, तौरंगा, हैमिल्टन, वेलिंगटन आता है, और साउथ आइलैंड वाले पार्ट में आपका फिर क्राइस्ट चर्च, ड्यूनेडिन, ये वाले पार्ट आते हैं, स्टुअर्ट आइलैंड वाला। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस मैप से भी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। दूसरी न्यूज़ थी कोर सेक्टर्स के रिगार्डिंग, कि उनकी ग्रोथ जो वो थी 1.8% थी नवंबर में। तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज आपको पता है निकाला जाता है। 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, तो कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइजर है, स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो ये 8 कोर सेक्टर्स हैं जो कि हैं कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज हैं ये प्रिपेयर किया जाता है हर मंथ, हर महीने निकाला जाता है, एंड इट इज रिलीज्ड फ्रॉम बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो DPIIT के अंदर जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उसको ऑफिस से निकाला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, ठीक है ना। और इसमें जो वेटेज है, करेंटली जो वेटेज है 8 कोर इंडस्ट्रीज का, उसमें सबसे आगे है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, 28% का वेटेज है। इलेक्ट्रिसिटी सेकंड नंबर पर आता है, 19.85% है। स्टील थर्ड नंबर पर आता है, 17.92% है। कोल चौथे नंबर पर आता है, 10.33% है। क्रूड ऑयल 8.98% है। देन नेचुरल गैस आता है 6.88%, सीमेंट आता है 5.37%, एंड फिर लास्ट फर्टिलाइजर आता है 2.63%। तो अगर आप देखेंगे तो ये इसका वेटेज है फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि जो आपका IIP निकाला जाता है, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकाला जाता है ना, उसका ये 40% वेटेज रखता है। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है ना, वो उसका 40% वेटेज रखती है, ये भी आप याद रखेगा। बेस ईयर जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज निकालने के लिए लिया जा रहा है वो 2011-12 का बेस ईयर है। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेटेज, तो यहाँ पे 4 लिखे हैं, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर एंड स्टील। तो इन सब में तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का है, तो आपको आसानी से बता दिया मैंने। तो ये वेटेज थोड़ा एक बार और याद कर लेना, ये 2015 का क्वेश्चन आपको दिखाया था मैंने, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं लास्ट में जब रिवीजन कराऊंगा ना, तो मैंने बहुत अच्छे इसके फोटोज भी बना रखे हैं, तो उनके थ्रू आपको रिवाइज कराऊंगा एक बार, तो वो भी आप देख लीजिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। ड्यूब्ड ऑफ 8 करोड़ रुपीस, एक्स IPS ऑफिसर शूट्स हिमसेल्फ इन पंजाब। तो 8 करोड़ रुपए का इनके साथ धांधली हुआ, साइबर ठगी हुई, और इसके बाद इन्होंने अपने आप को गोली मार ली। अमर सिंह चहल, फॉर्मर IPS ऑफिसर अमर सिंह चहल एलिजिडली शॉट हिमसेल्फ, है ना। तो थोड़ा सा इसमें एक टर्म यूज है एक्चुअली, ठीक है, बाकी न्यूज़ नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक टर्म यूज है क्वालिटेटिव फंड्स। देखो लिखा है ना, क्वालिटेटिव फंड्स लिखा हुआ है। तो क्वालिटेटिव फंड्स क्या होते हैं, ये क्वांटिटेटिव फंड्स लिखा हुआ है। तो ये क्वांटिटेटिव फंड्स बेसिकली क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव फंड्स वो इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जो कि जैसे स्टॉक ब्रोकर्स उनको मैनेज करते हैं यूजिंग मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स एंड मैथमेटिकल मॉडल्स। मतलब कि जब नंबर्स के बेसिस पे आप फंड्स को मैनेज करते हो ना, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो ले रहे हो, दे आर बेस्ड अपॉन नंबर्स, दे आर बेस्ड अपॉन some measurable entities, they are based upon numerical variables, है ना। जैसे कि आपने उसका P रेशियो देखा, PV रेशियो देखा, उसका एबिटता देखा, है ना, उसका आपने देखा कि क्या उसका मतलब कितना शेयर रेशियो है, कितना उसका मतलब सारे उसके नंबर्स देखे आपने, उसका वोलेटिलिटी देखा, लिक्विडिटी रिस्क देखा, वैल्यू देखी, मोमेंटम देखा। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हो तो दे आर कॉल्ड क्वालिटेटिव फंड्स, क्वांटिटेटिव फंड्स। एंड जब आप नंबर्स नहीं देखते लेकिन बिजनेस को देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, तो वो क्वालिटेटिव फंड्स कहलाता है, ठीक है ना।
और ये सब आप सारे नंबर्स पढ़ते हो फंड्स के, स्टॉक्स के, तो ये आपके क्वांटिटेटिव कहलाते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। नीति आयोग प्रपोजेस $10 बिलियन रिसर्च फंड स्कॉलरशिप टू ग्लोबलाइज हायर एजुकेशन। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इस न्यूज़ में आपको 2 से 3 ऐसे टर्म्स मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट भी हैं। तो नीति आयोग ने बेसिकली क्या चाहा है, नीति आयोग ये चाहता है कि इंडियन एजुकेशन जो है उसको हम क्या करें, ग्लोबलाइज करें। ग्लोबलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया आए, फॉरेन कैंपसेस इंडिया में आए, फॉरेन फैकल्टीज़ इंडिया में आए, तो इन सब के लिए क्या क्या कर रहा है नीति आयोग, मैं आपको बता दूँ सजेशन जो दे रहा है। तो नीति आयोग ने पहले तो आपको बोला है कि भैया हम इरास्मस प्लस लाइक प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे इंडिया में, ठीक है ना। इरास्मस प्लस, देखो यहाँ लिखा है ना इरास्मस प्लस, इरास्मस प्लस। तो इरास्मस प्लस क्या है, तो ये यूरोपियन यूनियन का एक प्रोग्राम है। आपको बता दूं यूरोपियन यूनियन का प्रोग्राम है जहाँ पे एजुकेशन, ट्रेनिंग, यूथ, स्पोर्ट्स प्रोग्राम है। वहाँ पे इंटरनेशनल मोबिलिटी, एकेडमिक कोऑपरेशन और कल्चरल एक्सचेंज के लिए यूरोपियन यूनियन में ये किया जाता है, ठीक है ना। इरास्मस प्लस याद रखेगा, दिस इज अ प्रोग्राम। इसी के बेसिस पे इंडिया में नीति आयोग करना चाहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ें मैं आपको बता दूं जो इस बार अनाउंस की गई हैं नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग ने कहा है कि भैया एक नीति आयोग की रिपोर्ट में मेंशन है कि भारत विद्या कोष, ठीक है ना। व्हाट इज द थिंग, इट इज़ भारत विद्या कोष, जो कि इस्टेब्लिश किया जाएगा एज अ नेशनल रिसर्च सॉवरेन फंड। तो नेशनल रिसर्च सॉवरेन फंड के रूप में क्या सेटअप किया जाएगा, भारत विद्या फंड। एंड ये भारत विद्या फंड क्या करेगा, ये $10 बिलियन का एक कॉर्पस बनाएगा एंड 50% कैन बी रेज फ्रॉम डायस्पोरा एंड फिलैंथ्रोपी, वाइल सेंटर जो है वो भी 50% अमाउंट मैच करेगा। तो इसमें भारत विद्या कोष एक नेशनल रिसर्च सॉवरेन फंड के रूप में बनाया जाएगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इससे हम इन्वेस्ट काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देन एक विश्व बंधु स्कॉलरशिप बनाने की बात की जा रही है और विश्व बंधु फेलोशिप बनाने की बात भी की जा रही है, विच विल अट्रैक्ट, एक जो विश्व बंधु स्कॉलरशिप है वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए है, और विश्व बंधु फेलोशिप जो है वो फॉरेन रिसर्च टैलेंट एंड फैकल्टीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए है। तो विश्व बंधु स्कॉलरशिप एंड विश्व बंधु जो आपकी वो है उनको भी याद रखेगा, ठीक है ना। विश्व बंधु स्कॉलरशिप एंड विश्व बंधु जो फेलोशिप है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ विश्व बंधु, ठीक है। तो यहाँ F फॉर फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर स्कॉलरशिप S, है ना, तो याद रखेगा। तो ये विश्व बंधु याद रखेगा। एरास्मस प्लस जैसा कोई प्रोग्राम हम स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज द थिंग विच इज देयर। एंड भारत विद्या कोष जो कि रिसर्च सॉवरेन रिसर्च फंड है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ। देखो क्या मैंने इसको इस फॉर्म में भी किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टुवर्ड्स अ ग्लोबल हब, दिख रहा है आपको, टुवर्ड्स अ ग्लोबल हब फॉर हायर एजुकेशन। तो इंडिया का रोड मैप क्या है, देखो विश्व बंधु स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप, ये जो हमने पहला पढ़ा था विश्व बंधु स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप। एरास्मस प्लस जैसा एक प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं। देन इंटरनेशनल कैंपसेस को इंडिया में सेटअप करवाना है। भारत विद्या कोष एक सॉवरेन रिसर्च फंड के रूप में हमको स्टैब्लिश करना है, और भारत विद्या कोष जो रहेगा सॉवरेन रिसर्च फंड रहेगा। और NIRF की रैंकिंग्स में हमको इंप्रूवमेंट कराने हैं, अपने कॉलेजेस को और आगे ले आना है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। कैन मूव अहेड विद मी। अंजदीप इंडिजिनस एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट जॉइंस द नेवी। अब अंजदीप INS अंजदीप जो है विच इज एन इंडिजिनस एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट, एंटी सबमरीन है ना, एंटी सबमरीन मतलब सबमरीन को मार गिराने वाला। एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट ने नेवी ज्वाइन किया है एंड इट इज अंजदीप द थर्ड ऑफ द 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। तो 8 ASW SWC बनने हैं। ASW SWC मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, 8 बनने, उनमें से थर्ड है ये। एंड इसको GRSE यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने बनाया है। एंड दिस इज बेसिकली अंजदीप। अंजदीप नाम कहाँ से आता है ये भी इंपॉर्टेंट है। अंजदीप नाम जो आता है वो अंजदीप आइलैंड से आता है, विच इज़ ऑफ द कोस्ट ऑफ करवर इन कर्नाटका। तो करवर कोस्ट जो कर्नाटका के पास है वहाँ पे अंजदीप आइलैंड है। अंजदीप आइलैंड का नाम वहीं से लिया गया है। इट्स अ री इनकारनेशन ऑफ द अर्स्ट वाइल INS अंजदीप। INS अंजदीप पहले भी था, 2003 में डीकमीशन कर दिया गया था, उसी के ऊपर ये नाम रखा गया है। एंड करवर कर्नाटका आइलैंड याद रखना अंजदीप, ठीक है ना। तो आई होप
होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। अगली न्यूज़ है, नासा लूजेस टच विद मेवन क्राफ्ट विच रीच्ड मार्स जस्ट बिफोर मंगलयान। तो मेवन, अगर आपसे कोई पूछे तो मेवन स्पेस क्राफ्ट के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि किसका था, तो मेवन जो है वो नासा का था, याद रखेगा, मेवन स्पेस क्राफ्ट फ्रॉम नासा। मार्स पर था, मार्स पे काफ़ी स्टडी की, लगभग 10 साल से ज़्यादा स्टडी की, एंड इट वाज देयर टू मेजर द थिन अपर एटमॉस्फेयर। याद रखिएगा इसका वो क्या था, डोमेन क्या था, अपर एटमॉस्फेयर एंड आयनोस्फेयर जो कि था मार्स में, उसको वॉच करना था, इसके अलावा उसको मेजर करना था, एंड सनलाइट सोलर विंड किस तरीके से इंटरैक्ट करती हैं विद द अपर एटमॉस्फेयर एंड आयनोस्फेयर ऑफ द मार्स, उसको भी देखना। तो साइंटिफिकली काफ़ी एडवांस्ड मिशन था मेवन, है ना। इंडिया का मिशन इतना एडवांस्ड नहीं था, मतलब इतनी चीज़ें स्टडी नहीं कर रहा था मार्स का मिशन। याद रखिएगा, नासा ने लॉन्च किया था मेवन को नवंबर 2013 में फ्रॉम केप कैनावरल विच इज़ इन फ्लोरिडा। याद रखिएगा, केप कैनावरल फ्लोरिडा से लॉन्च किया था नासा ने मेवन को नवंबर 2013 में। मेवन बेसिकली याद रखिएगा इस फ्रॉम नासा। इंडिया का है मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन और मंगलयान विच इंटर्ड मार्स ऑर्बिट ऑन सितंबर 24, 2014, 2014 सितंबर में 2014 के सितंबर 24 को इंटर किया, एंड कुछ दिनों बाद ही, मेवन के कुछ दिनों बाद ही इंटर किया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम मॉम रखा था, एंड 5 बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐड किए गए थे फॉर इमेजिंग एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज। ठीक है, आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। अब एडिटोरियल में पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है राइट टू डिस्कनेक्ट, ड्राइंग द लाइन आफ्टर वर्क। तो अभी रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया है और इस बिल का नाम रखा गया है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, है ना। प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या होता है पता है ना आपको, जो मेंबर मिनिस्टर नहीं होता है वो पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर कहलाता है। एनी वन हु इज नॉट अ मिनिस्टर इवन इफ इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, है ना। तो याद रखेगा, अगर रूलिंग पार्टी से भी हो और मिनिस्टर नहीं है तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बोलते हैं, अदरवाइज अगर मिनिस्टर है तो गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे राइट टू डिस्कनेक्ट की बात की जा रही है। राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब क्या हुआ बेसिकली, क्योंकि ये एज जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी की एज है, तो इसलिए इसको लाया गया है। ये कहा गया कि भाई द बिल प्रोवाइड्स एम्प्लॉयज द राइट नॉट टू रिस्पॉन्ड टू वर्क रिलेटेड कॉल्स और मेल्स, है ना, नॉट टू रिस्पॉन्ड टू वर्क रिलेटेड कॉल्स और ईमेल्स बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स। याद रखिएगा, काम के जो घंटे हैं, यानी कि अगर 9 से 5 है तो 9 से 5 मान लो, या 10 से 6 है तो 10 से 6 मान लो, लेकिन अगर ये प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स हैं तो इसके बाद अगर एम्प्लॉय चाहे तो वो रिप्लाई ना करे। अगर एम्प्लॉय चाहे तो वो आपको वर्क रिलेटेड कॉल्स या मेल्स को एंटरटेन नहीं करेगा। दिस इज दी बिल, है ना, ये आपको याद रखना है। हाउएवर, लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो ऑथर ने इस बिल के साथ बताई है कि बिल फेल्स टू डू फ्यू थिंग्स। पहली चीज़ जो है वो जो बिल फेल करता है वो क्या है, इट फेल्स टू डिस्क्राइब व्हाट इज वर्क बेसिकली इन द एरा ऑफ डिजिटल एरा, व्हाट इज वर्क। क्योंकि जब तक आप वर्क डिफाइन नहीं करोगे तब तक आप ये कैसे बोल सकते हो कि वर्क रिलेटेड कॉल्स को नहीं लेगा, या तो बहुत ही एम्बिग्यूटी आ जाएगी द वर्क रिलेटेड कॉल्स एंड ऑल। तो वर्क क्या रहेगा, दैट विल बी द फर्स्ट थिंग जो कि डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो ऑथर ने बोली है वो ये फेल करता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि हाँ, द राइट टू डिस्कनेक्ट ये भी फेल करता है बताने के लिए कि ये जो प्रोविज़न है ये एक बिहेवियरल प्रोविज़न है कि या लेबर स्टैंडर्ड का ही बेसिक प्रोविज़न है। मतलब कि लेबर स्टैंडर्ड ही ऐसा बोलते हैं कि जस्ट बिहेवियरल है ये चीज़। ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है, द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल डज नॉट स्पेसिफाई वेदर द गिवन राइट इज अ मैंडेटरी लेबर स्टैंडर्ड और नॉट, है ना, कि ये मैंडेटरी लेबर स्टैंडर्ड है कि नहीं है। बिल में आप ये बता नहीं पाए, तो दैट इज समथिंग विच शुड हैव बीन टोल्ड। ये बताना चाहिए था कि ये मैंडेटरी लेबर स्टैंडर्ड है कि नहीं, और क्या इसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मॉडिफाई किया जा सकता है, या कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ ऐसा लिख दें कि उसको मॉडिफाई किया जा सकता है क्या। दूसरा जो क्वेश्चन है इसके बाद ऑथर ने ये भी कहा है कि बिल इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर नहीं दे पाया, मतलब कि ये नहीं कनेक्ट कर पाया कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये कनेक्टेड है, या फिर कहना चाहिए कि बिल ने ये डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल इंगेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि हाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, हाउ इट इज़ लीगली वैलिड, है ना। तो इस तरीके से इसको कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन से ऐड नहीं किया है। तो दीज आर द थिंग्स विच ऑथर ने, हाँ ये है कि डिजिटल एरा में ज़रूरी, लेकिन जब बिल इन क्लैरिटीज़ के साथ आता है तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है।
दूसरा है डेथ नेल फॉर द रूरल जॉब गारंटी। ऑब्वियस सी बात है, ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये लिखा गया ऑन द मनरेगा एंड वीवीजी ग्राम। देखो लिखा है फ्रॉम मनरेगा टू वीवीजी राम जी 2025 राइट्स वर्सेस गारंटीज। पहले राइट हुआ करते थे, अब आपको गारंटी दी जा रही है, ठीक है ना। इंडिया लूज क्या कर रहा है, तो ऑथर ने कहा इंडिया इज लूजिंग एक्चुअली राइट टू लाइफ। क्यों राइट टू लाइफ? क्योंकि ऑथर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि राइट टू लाइफ का पार्ट है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, एंड अगर आप राइट टू वर्क नहीं दे सकते हो तो एक तरीके से आप राइट टू लाइफ के साथ छेड़खानी कर रहे हो। मनरेगा यूनिक क्यों था? मनरेगा यूनिक इसलिए था क्योंकि वर्क ऑन डिमांड आपको मिलता था। अगर आपको वर्क नहीं मिल रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपको दिया जाता था, टाइमली वेजेस थे, इक्वल पे फॉर वुमेन था, डिसेंट्रलाइज्ड वाया पंचायत एंड इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। आउटकम्स भी प्रूवन आउटकम्स भी थे इसके, जैसे कि यूनिवर्सल एक्सेस था, रूरल इनकम बढ़ रही थी, इनइक्वालिटी घट रही थी, सस्टेनेबल एसेट्स बन रहे थे, एम्पावर्ड कमिटीज़ थी। इम्पैक्ट्स की बात करें तो 21% डिपेंडेंस घट गई थी मनी लेंडर्स पे। 45% वुमेन हैड नो पेड वर्क पहले, लेकिन इसके बाद मिला। वुमेन पार्टिसिपेशन 58% तक बढ़ा। कोविड-19 के टाइम में काफ़ी क्रिटिकल था। और अब हम शिफ्ट हो रहे हैं वीबीजी राम जी, जो कि एक गवर्नमेंट गारंटी बन के रह जाएगी। स्टेट के ऊपर भी बर्डन बढ़ेगा एंड राइट टू लाइफ इज नाउ वीकर एंड वीकर। राइट टू लाइफ ऑब्वियसली बात है वीकर, क्योंकि सप्लाई ड्रिवन है। गवर्नमेंट सेलेक्ट कर रही है कौन से रीजन में रहेगा, कौन से रीजन में नहीं रहेगा। पहले यूनिवर्सल था, पूरे भारत में था, है ना। ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, जो कि इसको अलग बनाते थे मनरेगा को, बट नाउ इट इज़ नॉट देयर। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट। ऑन द राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट, बहुत अच्छा आर्टिकल है। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो सारा यहाँ पे मेंशन्ड है। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत अच्छे से इसमें लिया हुआ है कि क्या क्या है। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ना, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये मैंने पूरा बना लिया है। इसमें 3 पहले तो आर्टिकल बताएगा ऑथर, आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51AG। याद रखेगा, ये याद रखेगा, कुछ केसेस बताएगा। तो आर्टिकल 21 तो आप सबको पता है राइट टू लाइफ है। तो उसके अंतर्गत एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोली है कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्लीन इन्वायरमेंट इज डीम्ड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। क्लीन इन्वायरमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मेनका गांधी केस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। दूसरा जो था वो था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहता है, एक्सेस टू पोल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट। एक्सेस टू पोल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर, पोल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही ये सारी चीजें हैं। फिर आर्टिकल 48A जो है वो डीपीएसपी है, जिसमें स्टेट की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देन आर्टिकल 51AG जो है वो है सिटीजन की ड्यूटी, इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सारे आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं। केसेस मैंने आपको मेनका गांधी का केस बताया, क्लीन एनवायरनमेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट बिहार का बताया, एक्सेस टू पोल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर। देन लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट्स भी हैं, जैसे कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लिख लेना इसको। पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। क्लियर कहा गया है कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। देन रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1985 का केस है, जहां पे बोला राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो रूरल लिटिगेशन वर्सेस एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1985 का केस था। तो ये सारे मैंने आपको केसेस बता दिए, आर्टिकल्स बता दिए, जो कि करस्पॉन्ड करते हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि हेल्दी इन्वायरमेंट न केवल कॉन्स्टिट्यूशन में बल्कि अलग अलग स्टैट्यूट्स में भी मेंशन्ड है, जैसे कि हेल्दी इन्वायरमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का भी एक एलिमेंट है हेल्दी इन्वायरमेंट। इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 2A जो है वो यही कहता है कि इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन द थ्री एंड ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स एंड राइट टू लिव इन एन इन्वायरमेंट फ्री ऑफ डेंजर ऑफ डिसीज एंड इन्फेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। तो राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि राइट टू लिव इन एन एनवायरमेंट विच इज फ्री ऑफ डेंजर ऑफ डिसीजेज एंड ऑल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे इस आर्टिकल में एक पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन भी बताई है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जो है वो MC मेहता वर्सेस कमलनाथ केस में आई थी। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, जिसमें वो कहता है कि जो स्टेट है वो एक ट्रस्टी के रूप में काम करता है। स्टेट सर्व्स एज अ ट्रस्टी एंड पीपल जो है वो रिसोर्स है, कम्युनिटीज विच ओन द रिसोर्सेज, ठीक है, पीपल और कम्युनिटीज दे ओन द रिसोर्सेज। गवर्नमेंट ट्रस्टी है, स्टेट ट्रस्टी है, एंड पीपल जो है वो रिसोर्सेज ओन करते हैं। ऑल्दो द स्टेट होल्ड सर्टेन राइट्स ओवर सेट रिसोर्सेज, इट शैल नॉट यूटिलाइज देम फॉर पर्सनल गेन्स। मतलब कि स्टेट जो है वो अपने पर्सनल गेन के लिए रिसोर्सेज का यूज नहीं करेंगे, एंड दे शुड बी यूज ओनली फॉर बेनिफिट ऑफ द पीपल। वो केवल और केवल बेनिफिट ऑफ द पीपल के लिए यूज होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑथर ने बताई है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड इसको जस्ट पब्लिकम, जो टर्म है पब्लिक लॉ, जस्ट पब्लिकम, वो बोला गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। पब्लिक ट्रस्ट डोमेन भी मैंने आपको बता दिया। स्पेस डेबरी के बारे में आया था कि स्पेस डेबरी क्या है। तो इसमें पहला टर्म जो यूज हुआ है वो MMOD यूज हुआ है, MMOD। तो पहले तो हम देख लेते हैं MMOD क्या आता है। इट्स बेसिकली फुल फॉर्म है माइक्रोमीटरॉइड्स। ये माइक्रोमीटरॉइड्स, दे आर माइक्रोमीटरॉइड्स एंड आर टिपिकली एक्सट्रीमली स्मॉल विद साइजेस रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू माइक्रोमीटर्स। तो माइक्रोमीटरॉइड्स बहुत छोटी साइज के पार्टिकल्स होते हैं। एंड ये कैसे ओरिजिनेट होते हैं माइक्रोमीटरॉइड्स या MMODs? दे ओरिजिनेट फ्रॉम कोलिजन बिटवीन एस्टेरॉइड्स, है ना। तो एस्टेरॉइड्स के कोलिजन से, ये एस्टेरॉइड्स आपको पता है मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाने वाली बेल्ट में एस्टेरॉइड छोटे छोटे होते हैं, है ना, पत्थर टाइप के। एंड दे ट्रेवल एट एन एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी ऑल्सो, इसलिए कई बार ये बहुत ज़्यादा भिड़ जाते हैं। ऑर्बिटल डेबरी भी होता है, ऑर्बिटल डेबरी जिसको हम स्पेस डेबरी बोलते हैं और स्पेस जंक बोलते हैं। इसमें बेसिकली ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि जो हमारी सैटेलाइट्स हैं खराब हो गई हैं, ये सब घूम तो वहीं रही है ना, तो ये सारी चीज़ें स्पेस जंक या स्पेस डेबरी के रूप में रहती हैं। याद रखिएगा एक इवेंट भी होता है जिसमें एक बार क्या होता है, जैसे देखो सैटेलाइट्स इस तरीके से लगी हुई है ना, सैटेलाइट सपोज करो इस तरीके से लगी है। अब मान लो ये सैटेलाइट इससे कोलाइड कर गई, तो अब फिर क्या होगा, ये इससे कोलाइड करेगी, ये इससे कोलाइड करेगी, ये इससे कोलाइड करेगी, ये इससे कोलाइड करेगी, ये इससे कोलाइड करेगी। एक तरीके से डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं केस्लर सिंड्रोम। याद रखिएगा, केस्लर, KESSLER, केस्लर सिंड्रोम, ठीक है। तो बेसिकली एक फिनोमिना है जिसमें एक के बाद एक कोलिजन होते हैं एंड कैस्केड ऑफ फर्दर कोलिजन। देखो ये देखो लिखा भी है, एक कोलिजन क्या होता है, इट कैन क्रिएट अ कैस्केड ऑफ फर्दर कोलिजन्स, और ये फिनोमिना कहलाता है केस्लर सिंड्रोम। लिखा हुआ है ना, तो इसी को हम केस्लर सिंड्रोम बोलते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ये भी आप याद रखेगा। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। अगर ये कोई है तो है, नहीं है तो मैं आपको अब आगे आज के आंसर्स बता देता हूँ, प्लस आज के जो रिविजन वाले पॉइंट हैं। तो पहले सवाल का क्वेश्चन का आंसर है 1 and 2, राइट टू पे टैक्सेस जो है वो नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी। और दूसरे का आंसर है ऑल 3 आर करेक्टली मैच्ड। हाला ने लिखी है गाथा सप्तशती, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है, बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखी है। मैंने आपको नीति आयोग के बारे में बताया कैसे अपने आप को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाना है। इसके लिए विश्व बंधु स्कॉलरशिप और विश्व बंधु फेलोशिप, एरास्मस प्लस जैसा प्रोग्राम और भारत विद्या कोष, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मैंने आपको आर्टिकल 21 मेनका गांधी केस 1978, सुभाष कुमार स्टेट ऑफ बिहार केस 1991, आर्टिकल 48A जो कि स्टेट की ड्यूटी है DPSP है, आर्टिकल 51AG जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके अलावा मैंने MC मेहता केस के बारे में बताया, ये सारी चीज़ें आपको बताई। VBG ग्राम वर्सेस मनरेगा में हमने देखा किस तरीके से मनरेगा क्या क्या यूनिक कर रहा था, क्या क्या चीज़ें थी। इसके अलावा इंडिया के 8 कोर सेक्टर्स, कोल, रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील, इनके बारे में हमने देखा। इनके वेटेज के बारे में देखा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा 28% के आसपास है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है 19% है ना, स्टील 17% है। ये सारी चीज़ें आपको बताई। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैंने अंजदीप के बारे में बताया, अंजदीप आइलैंड के बारे में बताया आपको। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट तो पूरा हमने डिस्कस कर लिया। राइट टू डिस्कनेक्ट के बारे में, मेवन के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने देखी। एंड दीज आर द थिंग्स जो कि आज के न्यूज़पेपर में थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।